सुदेश और माया की शादी में करीब 10 साल बीत चुके थे और अभी 2 साल पहले उन्होंने लोन लेकर अपना नया मकान बनवाया था जिसमें वह शिफ्ट हो चुके थे। और अभी पिछले साल सुदेश के छोटे भाई मयंक की शादी सुजाता से हुई थी। आज घर में पूजा थी जिसमें दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से तैयार हुई थी और माया और सुदेश वक्त पर पूजा में पहुंच चुके थे। अचानक देवरानी सुजाता को देखकर माया की नज़रें उसी पर टिक गई। ये क्या? सुजाता ने सासू माँ के गहने पहन रखे थे, वो भी देवर जी के सामने। तभी देवर मयंक सुजाता की तारीफ करता हुआ बोला, अरे वाह, ये गहने तुम पर कितने अच्छे लग रहे हैं, इससे तुम्हारा रूप और निखर आया है। सुनकर सुजाता शर्मा गई। उसे शर्माता देखकर मयंक भी मुस्कुरा दिया। तभी मयंक की आंखें माया से टकराई। पता नहीं क्या सोचकर उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। नज़रें नीची तो की थी, वो तो वहाँ से उठकर चला ही गया। तब माया ने अपने पति सुदेश की तरफ देखा। सुदेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तब तक सासू माँ भी कमरे से बाहर आ गई और माया से बोली, बहू, पूजा की सब तैयारी हो गई? जी मम्मी जी, सारी तैयारी हो गई है, बस आप आकर पूजा करने बैठ जाइए। ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने। तुम होती हो तो मुझे फिक्र ही नहीं होती है, हर काम समय पर हो जाता है। अब तुम दोनों बहुएं भी आकर बैठ जाओ ताकि जल्दी से हम लोग कथा कह लें। कहते हुए सासू माँ वहाँ आकर बैठ गई। तभी सासू माँ की नज़र माया की तरफ गई। उसे देखकर वो बोली, अरे बहू, तुमने गहने नहीं पहने। ये सुनकर माया ने कहा, मम्मी जी, आते समय जल्दी में गहने वहीं छूट गए, हमारा मम्मी के यहाँ जाना ही नहीं हो पाया। अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया था, कह रही थी तुम गहने यहीं छोड़कर चली गई हो, पूजा में क्या पहनोगी? अच्छा, तो अब तुम क्या बिना गहनों के ही पूजा में बैठोगी? बेटा, तुम सुहागन हो, गहने पहनकर ही पूजा में बैठा करो, सासू माँ ने कहा। पर मम्मी जी, अब तो गहने भूल गई ना मैं। कोई बात नहीं, इस बार तो मैं आर्टिफिशियल गहने ही पहनकर बैठ जाऊंगी, माया ने जवाब दिया। अरे, मेरे होते हुए तुम आर्टिफिशियल गहने क्यों पहनोगी? अभी तो मैं हूं ना, सासू माँ ने कहा। फिर वो अपनी छोटी बहू से बोली, छोटी बहू, बड़ी बहू गहने नहीं लाई है, या तो तुम मेरे गहने बड़ी बहू को दे दो, नहीं तो अपने गहने दे दो ताकि वह गहने पहनकर पूजा में बैठ सके। मम्मी जी, मेरे गहने तो मैंने बैंक से निकलवाए ही नहीं, सुजाता ने कहा। तो सासू माँ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। पर तुम कल मयंक के साथ बैंक गई तो थी गहने निकलवाने के लिए। हाँ, पर उन्होंने कहा कि तुम तो रहने ही दो, मम्मी के गहने ही पहन लेना, अचानक सुजाता ने कहा। तो सासू माँ और ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने उसी समय मयंक को बुलाया। मयंक, तुमने सुजाता के गहने बैंक से क्यों नहीं निकलवाए? तुम्हें पता था ना कि आज घर में पूजा है और घर की बहुएं पूजा में गहने पहनकर ही बैठती हैं। हाँ मम्मी, पता है, पर आप तो गहने पहनती नहीं हो और आपके गहने आप घर में ही रखती हो, तो भला सुजाता को गहने निकालने की क्या ज़रूरत थी? वो तो आपके ही गहने पहन लेती। बेटा, ये तो मैं अपने गहने घर पर रखती हूँ, अगर मैं भी सुजाता को गहने नहीं देती तो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अगर अपने गहने सुजाता को नहीं देती तो वो क्या पहनती? और फिर अब बड़ी बहू क्या पहनेगी? वो तो गहने लाना ही भूल गई या जानबूझकर छोड़कर आई हैं? मयंक ने कुटिल मुस्कान के साथ माया की तरफ देखकर कहा। यह देखकर सासू माँ गुस्से में बोली, मयंक, ये क्या बोल रहे हो? सुदेश ने कहा, यही कि तुम लोग जानबूझकर गहने नहीं लेकर आए हो। गहने तो जानबूझकर अपने मायके में रखकर आ गई हैं भाभी, ये सोचकर कि अब तो सास के गहने ही मैं हड़प लूँगी। मयंक सुदेश को बराबर जवाब देते हुए बोला, मयंक, तमीज़ से बोल, गहने मेरे हैं, मैं फैसला करूँगी कि इन्हें कौन पहनेगा, सासू माँ ने कहा। मम्मी, इन पर हमारा ही तो हक है, आज नहीं तो कल ये गहने हम ही तो लेंगे। सुजाता इन्हें नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा इन्हें? वैसे भी आप हमारे साथ रहती हो, आपकी सेवा हम ही करते हैं, तो इन पर हमारा ही हक है, मयंक बोला। सुनकर सासू माँ, सुदेश और माया तीनों हैरान हो गए। मयंक, कितना लालच भरा है तेरे मन में, अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है जो तो इन चीज़ों पर अपना हक जमा रहा है, और ना ही मेरे बड़े बेटे बहू ने मेरा त्याग किया है जो सब कुछ तेरे अकेले के नाम पर हो जाए। इन सब पर इन दोनों का भी बराबर का हक है, तेरे अकेले का हक नहीं है जो तू ऐसी बातें बोल रहा है, सासू माँ ने कहा। आखिर झगड़े को देखकर माया को वो दिन याद आ ही गया जब शादी के कुछ दिनों बाद सासू माँ ने उसे अपने गहने पहनने के लिए दिए थे। उस दिन भी मयंक यूं ही बहस कर रहा था, भाभी, ये गहने तो मेरी मम्मी के हैं, आपने इसे क्यों पहन लिया? आपके पास गहनों की कमी है क्या जो मेरी मम्मी के गहनों पर भी नज़र मार रही हो?
देवर मयंक अपनी भाभी माया को सुनाते हुए बोला। पर देवर जी, ये गहने तो मुझे मम्मी जी ने ही दिए हैं पहनने के लिए। माया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दिए और आपने रख लिए, इतनी नीयत खराब है आपकी। मयंक फिर बोला। मयंक, कैसी बातें कर रहा है तू अपनी भाभी से? मम्मी ने खुद गहने दिए हैं, इसने जाकर मांगे नहीं थे उनसे। तू होता कौन है इस तरह बोलने वाला? पति सुदेश ने माया का पक्ष लेते हुए कहा। अरे वाह, भाभी के आते ही मुझसे पूछने लगे कि तू होता कौन है इस तरह बोलने वाला। मेरी माँ के गहने हैं, एक बार नहीं 10 बार बोलूँगा। गहने पहनने का इतना ही शौक है तो खुद के गहने पहनो, और वो भी कम पड़ रहे हैं तो अपने पति से बोलो। मयंक सुदेश के सामने आते हुए बोला। मयंक, बहू कोई मेरी अलमारी में से गहने निकाल कर नहीं लाई थी, मैंने ही उसे गहने पहनने के लिए दिए थे। भाभी तुझसे बड़ी है, कम से कम तमीज़ से तो बोल। तब सासू माँ की बात सुनकर मयंक चुप रह गया था, लेकिन आज समझ में आ रहा था कि मयंक के मन में कितना जहर भरा हुआ था। क्यों वो मम्मी जी की किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने देता था। सासू माँ को भी समझ में आ चुका था कि उनका छोटा बेटा मयंक बहुत ही झगड़ालू और शातिर है, और उन्हें यह भी समझ में आ चुका था कि अगर अभी उन्होंने कोई सख्त फैसला नहीं लिया और अपने छोटे बेटे को सबक नहीं सिखाया तो आगे नुकसान उनका ही होगा। उन्होंने साफ बोला। मयंक, तू मेरी सेवा नहीं कर रहा है और ना ही मुझे रख रहा है। मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ और सरकारी नौकरी करती थी मैं तो अच्छी खासी पेंशन पाती हूँ। ऊपर से तेरे पिताजी भी मेरे लिए अच्छी खासी धन संपत्ति छोड़ कर गए हैं। तेरे ऊपर या सुदेश के ऊपर आश्रित नहीं हूँ मैं, और यह घर मैंने और तेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। सुदेश ने 2 साल पहले लोन लेकर अपना घर बनवाया है और लोन की किस्तों में उसकी अच्छी खासी रकम हर महीने कटती है। तेरा दम है तो तू भी लोन लेकर अपना मकान बनवा ले। हमने ना तो सुदेश को रोका था और ना ही तुझे रोकेंगे, क्योंकि हर किसी को अपना मकान बनवाने का हक होता है। लेकिन क्या मुझे समझ में नहीं आता कि तू कितना चालाक है। तूने देख लिया कि तेरे भाई ने तो लोन लेकर अपना मकान ले लिया है, तो तूने अपने दिमाग में यह बात फिट कर ली कि यह घर तू रख लेगा। ऐसे कैसे यह घर तू रख लेगा? यह मेरा घर है और मेरे दोनों बेटों में बराबर बटेगा, और यह जेवर भी मेरे हैं जो कि मेरी दोनों बहुओं में बराबर बटेंगे। सपने में भी मत सोचना कि मैं अपना सारा कुछ तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं भी सरकारी टीचर थी, अच्छी खासी सेविंग है मेरी, तो यह वहम तुम्हें कहाँ से हो गया कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो? अभी तक तो मुझे किसी के सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि तुम लोग मेरे घर में आराम से फ्री में रह रहे हो, और तुम्हें पता है अगर इस घर से निकलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही 2 बातें सुना रहे हो। और रही बात मेरी सेवा करने की, तो जब मेरी वैसी स्थिति होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बड़े बेटे बहू भी मेरी सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। कान खोलकर सुन लो, यह घर और यह सारे जेवर और मेरा सारा पैसा मेरे जीते जी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मेरे बाद दोनों भाइयों में बराबर बराबर बटेगा। उसका सारा इंतज़ाम मैं करके जाऊंगी। और अगर अभी भी तुम्हें गलतफहमी है कि तुम लोग मेरे लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं। तुम लोग आराम से यहाँ से जा सकते हो। मयंक को अच्छे से समझ में आ चुका था कि अगर वह इस घर से निकलेगा तो नुकसान उसका ही है, क्योंकि अच्छा खासा लोन उसे चुकाना पड़ेगा या फिर किराया देना पड़ेगा। यहाँ पर तो उसके किराए या लोन के सारे पैसों के साथ साथ खाने पीने का खर्च भी बच जाता है, क्योंकि घर का राशन पानी, बिजली बिल वगैरह सब कुछ मम्मी देखती हैं। उसके बाद सासू माँ ने अपनी बड़ी बहू और बेटे से बोला, तुम लोग अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाओ और थोड़ा तेज बनो। वर्षों से देख रही हूँ मयंक तुम लोगों को बात बात पर जलील करता है और खरी खोटी सुनाता है, और तुम दोनों जवाब भी नहीं देते। और अब तो वह पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आया है, और तब भी तुम लोगों ने मुंह नहीं खोला। ठीक है, मैं अपने जीते जी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर अब तुम लोगों ने अपने आप में सुधार नहीं लाया और मयंक को यह एहसास नहीं दिलाया कि दिमाग और ज़ुबान तुम लोगों के पास भी है, तो मेरे बाद मयंक तुम लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, और अपने माँ बाप की संपत्ति में से 1 फूटी कौड़ी तुम लोगों के हाथ नहीं लगेगी। याद रखना। इसलिए अभी भी वक्त है, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ, क्योंकि यह बात तो सच है कि भाई भाई में बेईमानी होती है, पर यह बात भी सच है कि बेईमानी अक्सर उस भाई के साथ होती है जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता और सोचता है कि लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा,
लेकिन मेरा कहना है बेईमानी से किसी का हक लेना नहीं चाहिए, लेकिन बेईमानी में अपना हक गंवाना भी नहीं चाहिए। उम्मीद है तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद सासू माँ ने छोटी बहू से बोला, और सुजाता, तुम कुछ गहने पहन लो और कुछ गहने बड़ी बहू को दे दो पहनने के लिए, और कल के कल जाकर अपने गहने लॉकर से निकाल लो। और माया, तुम भी अपने गहने अपने मायके से मंगवा लो। अब आज के बाद मेरे गहने मैं किसी को नहीं पहनने के लिए दूंगी, बल्कि अपने जाने से पहले ऐसा इंतज़ाम करके जाऊंगी कि तुम लोग आराम से इसका बंटवारा कर सको। और हाँ मयंक, तुमने अगर आइंदा ऐसी हेकड़ी दिखाई तो याद रखना, मैं कोई कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। मयंक को समझ में आ चुका था कि ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ालू बनकर उसकी माँ के आगे उसकी बेईमानी की दाल नहीं गलने वाली, और सुदेश को भी समझ में आ चुका था कि ज़रूरत से ज़्यादा सीधा बनकर सिर्फ और सिर्फ नुकसान और बेइज्जती ही मिलेगी। इसलिए दोनों ने खुद में सुधार करने की ठान ली थी।